हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बीपीएससी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं ये सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रेलवे का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, पुलिस का दे रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी का दे रहे हैं या बिहार टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस सेट में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। कितने प्रश्न होंगे? 50। तो आगे ये जो सेट है, देखिए थोड़ा सा खामी आ गया, उसको माइनस कीजिए ना, हटाइए ना, उस पर दिख रहा है माइनस। हाँ, रन दीजिए। तो ये सेट 3 है और सेट 3 में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे क्लास शेखर जीएस एकेडमी, शेखर जीएस एकेडमी के द्वारा जो भी कंसाइनमेंट और जो भी मटेरियल होगा जो हम प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का लिंक है @शेखर SHEKHARGSACADEMY, शेखर जीएस एकेडमी, @शेखर जीएस एकेडमी। आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, उस पे यूट्यूब में ये लिंक आप डायल करेंगे @शेखर जीएस एकेडमी और आपको यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, SUSBSCRIB, सब्सक्राइब। उस पे आप जा करके इनको सब्सक्राइब कर देंगे, टिक कर देंगे, और फिर जो भी वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों के लिए, वो आपके पास सीधे पहुंच जाएगा। धन्यवाद। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय में। कब? 1931 में। कब लिया था भाई? 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? थोड़ा जूम कर दीजिए, वीडियो को जूम कर दीजिए हल्का सा। किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? ठीक है, ये जूम नहीं है, ऊपर है जूम। हाँ, थोड़ा सा जूम कीजिए और जूम कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, रन दीजिए, रन दीजिए। ओके, दिख रहा है, छोड़ दीजिए। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा
किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था। कब? 1946 ईस्वी में। चलिए, नीचे हमने क्या किया है, क्वेश्चन और उसका आंसर भी कोट कर दिया है आप लोगों के सुविधा के लिए, कि जिससे आप लोगों को कोई परेशानी न हो, दिक्कत न हो। इसमें 20 नवंबर 1946 को लॉर्ड बेवेल ने संविधान सभा की बैठक में सदस्यों को आमंत्रण भेजा और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो पहली जो संविधान सभा के द्वारा पहला बैठक आयोजित किया गया था, उसका अध्यक्ष किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तब फर्स्ट, पहला अस्थायी अध्यक्ष थे। पहला अस्थायी अध्यक्ष। और पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला प्रश्न है कि कहता अरब सागर में गिरने वाली भारत की अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। और जो अरब सागर में नदी गिरती है, एक है ताप्ती और दूसरा नर्मदा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत में बहती है। साबरमती नदी गुजरात में बहती है। कहाँ पे? गुजरात में। हेलो, आवाज ठीक है? चलिए, तो साबरमती नदी कहाँ पे बहती है? गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके और अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में। और ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का। चलिए, अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है अम्लीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। हो गया, अम्लीय मिट्टी। क्या क्या? अच्छा, प्रश्न को और थोड़ा बड़ा जूम कर दें? ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है, अच्छा से आ रहा है वीडियो। ठीक है, इधर देखिए। तो अम्लीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। मिट्टी कितने, ये जो होता है अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। तो एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं? जो अम्लीय होता है, अम्लीय को एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और क्षारीय को बेस बोलते हैं। एसिड और बेस। ये जो होता है अम्लीय, इनका पीएच मान, इनका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और इनका जो है क्षारीय का, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। चलिए, तो चाय की खेती के लिए जो पीएच मान होना चाहिए मिट्टी में, वो पीएच मान कितनी अम्लता होनी चाहिए? 4.5 से 5.5 के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस
जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न है कि किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका कितने कोशिकाओं में बदल जाती है? तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कितने में? 2 कोशिका में। चलिए अगला प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कलिंग शासक खारवेल चेदी वंश के महान शासक थे। और जो खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन इन दोनों के कारणों से होता है। इसमें परावर्तन भी होता है और अपवर्तन की क्रियाएं भी होता है। इंद्रधनुष देखते होंगे कि आसमान में दिखता है, ये 3 रंग 4 रंग का दिखता है। कई रंग का दिखता है? नहीं, 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। तो इसमें रेड जो लाल होता है सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। नहीं, तो ये जो इंद्रधनुष दिखता है इसमें कौन सी क्रिया होता है? अपवर्तन और परावर्तन दोनों तरह की क्रियाएं होती है। चलिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ये केशव चंद्र सेन पहले ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। किससे? ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इसमें क्या हो गया कि आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ब्रह्म समाज का संचालन किया जा रहा था उनसे इनका मतभेद हो गया। किनका? केशव चंद्र सेन का। और इन्हीं मतभेदों के कारण केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया गया। कब? 1866 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन कायी कोशिका में होता है। किस में होता है? कायी कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये जो सिद्धांत है लैमार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। लैमार्क ने कहा था कि जो जिराफ जो है पेड़ का पत्ता खाता है, और पेड़ के पत्ता खाने के लिए उनको गर्दन ऊपर करना पड़ता है। इसी कारण उनका गर्दन जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1856 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्हीं के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्रियान्वित किया गया, पारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। चलिए, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण है? तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं सब एक ही जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है, यानी समरूप होता है। तो तीनों का जो है समरूप अंग होता है। देख रहे हैं ना, पक्षी जो उड़ता है तो उसका जो पंख होता है तो उसमें कई भाग होता है, नहीं? इसी तरह से चमगादड़ के पंख होते हैं, जो फैलता है तो कई लेयर में होता है। तितली का भी पंख, ये सब क्या होता है? समरूप अंग है, एक समान है। चलिए, अगला प्रश्न है कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया था। अजय देवगन कौन थे? बॉलीवुड के अभिनेता है। किस और अभी हाल ही में कुछ साल पहले इनका एक फिल्म आया था, सिंघम। कौन सी? सिंघम, जो सुपर हिट हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डक शब्द है क्रिकेट से संबंधित। किस शब्द से संबंधित? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिका कप ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एस किस खेल से संबंधित है? एस किस खेल से संबंधित है? ये एक शब्द है एस। तो एस जो है लॉन टेनिस से संबंधित खेल है, अति शब्द है। जैसे LBW कभी पूछता है कि किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। क्रिकेट में होता है ना LBW। स्टंपिंग कभी पूछ देता है कि स्टंपिंग किस खेल से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कीजिएगा, हमारा वीडियो कर रहा है इधर हल्का। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर। 21 नंबर में कहता है, 21 नंबर में कहता है कि पक्षियों का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ग में हुआ था? तो पक्षियों का विकास जो है सरीसृप वर्ग में हुआ था। किस वर्ग में हुआ था? सरीसृप वर्ग में होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि पक्षी जो है ये किस वर्ग से संबंधित है? तो पक्षी किस वर्ग से है? सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से, सही है, रन दीजिए, किस खेल से संबंधित है? तो ग्राउंड स्ट्रोक जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। क्योंकि टेबल टेनिस जो होता है एक टेबल पे खेला जाता है, समझ गए ना? और उसमें बैठ करके शॉट लगाया जाता है, इसीलिए उसमें एक शब्द होता है ग्राउंड स्ट्रोक। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन
कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। अजात शत्रु के शासनकाल में कौन सी संगति हुआ था? तो फर्स्ट प्रथम बौद्ध संगति। फर्स्ट बौद्ध संगति जो हुआ था प्रथम अजात शत्रु के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के। तृतीय बौद्ध संगति अशोक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति। तो चौथा कश्मीर में और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। द्वितीय हुआ था, कहां पे हुआ था द्वितीय? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम हुआ था, कहां पे? राजगृह या गृह ब्रज में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। द्वितीय हुआ था वैशाली में। कहां पे? वैशाली में। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? ओडिशा में। कहां पे है? ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का आरंभ कब किया गया? तो 2017 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। चलिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी तो उसमें पीयूष ग्रंथि और के अब्दु ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ये सबको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। समझ रहे ना? चलिए पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है किसमें? दर्भ में दर्भ का। दर्भ में दर्भ का कोलाइड होता है पायस। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें जो होता है गामा उत्सर्जन। अगर रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना? कोई हानि नहीं होता है। जैसे एक्सरे, एक्सरे होता है ना, एक्सरे, तो एक्सरे और जो होता है इस सब में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है जिससे कोई हानि नहीं होता है। समझ रहे ना? अगर दूसरे किरण का प्रयोग करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज और का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजना द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। किसके द्वारा? जल योजना द्वारा अनहाइड्रेट बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। तरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तरित। तो तरित किसके द्वारा होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटता है तो धातु का प्रतिरोध भी घट जाता है और तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो कितने स्तर पे किया गया है? 3 स्तर पे। सहकारी बैंकों का गठन भारत में 3 स्तर पे किया गया। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो मुद्रा के M3 रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। और जब इकोनॉमी पढ़ेंगे
तो इन सब चीजों का M1, M2, M3, M4 को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझ रहे ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो चलिए हम लोग उल्टा गिनते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2012 से 2012 से 2017 तक। कब से? 2000। 11वीं था 2007 से 2012 तक। और 10वीं था 2002 से 2007 तक। 9वीं था 2002 हो गया ना, 97 ना, 1997 से 2002 तक। और 8वीं कब हो गया? 97 में से 5 गया, 1992 से 1997 तक। तो 7वीं पंचवर्षीय कब हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना 18 से 1988 87 से 1992। 87 5 92 होता है ना। 1887 से 1892 कौन सी था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन ये जो 87 में था, यहाँ पे क्या किया था? इस पंचवर्षीय योजना को, 7वीं पंचवर्षीय योजना को 2 साल के लिए रोक दिया गया था। 88 और 89 में 1 दिवसीय योजना चलाया गया था, रोलिंग प्लान चलाया गया था। कब? 88 और 89 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। आप भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान पूछ दे तो ये कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में। याद रहेगा। अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आने वाले एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में थोड़ा क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है और कैमरा जो है फ्लक्चुएट कर रहा है मोबाइल में, इसीलिए कभी कभी छाया पड़ जा रहा है। तो आप लोग कुछ दिनों के बाद हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हो जाएगा, लाइव आना शुरू हो जाएगा। अभी चालू नहीं हुआ है तो इसीलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, ब्राइटनेस का उड़ाने दीजिए। लो हाँ कीजिए, कम कीजिए और कीजिए और कम कीजिए। हाँ हटाइए उसको, उस पर क्लिक कीजिए, स्क्रीन पे अलग थोड़ा हट देखिए, स्क्रीन पे अलग कीजिए ना, क्लिक कीजिए स्क्रीन पे, इसके बीच में कहीं पे। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। आ रहा है। और ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा और कम कीजिए। हाँ रहने दीजिए, देखिए फिर बढ़ा दीजिए, रहने दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। किनके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। और कभी कभी पूछता है कि भारत में प्रथम
प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। कब की थी? 1925 में। कब की थी? 1925 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो 1925 में अध्यक्षता की। अब पूछ देगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट कब की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता? तो 1917 में। कब की थी? 1917 में। अब 1925 में की थी सरोजिनी नायडू। ठीक है यहां तक। अगला प्रश्न है, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो किसने किया था? बलबन के द्वारा धारण किया था जिल-ए-इलाही का, जिल-ए-इलाही का। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर पूछ रहा है। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे शंभवनाथ। कौन थे? शंभवनाथ। अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे कर्म के तीर्थक थे। कौन थे? दूसरे कर्म के। और अभिनंदन ये चौथे कर्म के तीर्थक थे। किस कर्म के? चौथे कर्म के। और पांचवें कर्म के थे सुमतिनाथ ये पांचवें कर्म के। आज जो पहला तीर्थकर था शंभवनाथ, ये कौन थे? तीर्थरे। आज जो प्रथम था उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव। तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ। जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर शंभवनाथ। जैन धर्म के चौथे तीर्थकर अभिनंदन। और जैन धर्म के पांचवें तीर्थकर सुमतिनाथ। तो इनको याद रखिए आप लोग। और इसी में कभी कभी पूछ देता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। इन्होंने कहा था एक बार, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के सदस्य, वो पद के भूखे हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी पद, कोई न कोई पद मिले उनको। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है। और कभी कभी पूछ देता है कि हिंदू विरोधी नीति किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब शुरू किया गया था? 1912 ईस्वी में। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, पशुओं में गलघोटू बीमारी का क्या कारण है? पशुओं में गलघोटू बीमारी का क्या कारण है? तो जीवाणु। क्या है? जीवाणु। वीडियो सही से आ नहीं रहा है, स्क्रीन पे देख लीजिए।
वो जो लिखा हुआ है सही से नहीं आ रहा है, दिख रहा है। थोड़ा कम कीजिए ब्राइटनेस, और कम कीजिए, और कम कीजिए। हाँ, लव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रन दीजिए। स्क्रीन पे अलग कीजिए ना, हाँ रन दीजिए, ठीक है रन दीजिए। अब देखिए किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वर्ष में कम से कम 2 बार सांसद की बैठक होना आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा। तो संसद भवन में 2/3 बहुमत, कितने? 2/3 बहुमत द्वारा बिल को पारित किया जाना अनिवार्य है। और साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से कम 2/3 राज्य अगर विधेयक को पारित कर देगा तो नए राज्यों के सृजन का मार्ग खुल जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पंखा जो चल रहा है उसका छाया पड़ रहा है उस पर, इसीलिए वीडियो रहने दीजिए। अभी थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा जब तक कि एसी लगेगा, जब तक कर रहे हैं व्यवस्था एसी लगाएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी B.R. मेहता को कहा जाता है। किसको? B.R. मेहता। इसका पूरा नाम क्या है? बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता, B.R. मेहता। तो इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अब बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। जो हमारा पंचायत राज व्यवस्था है, पंचायत का गठन होता है तो 3 स्तरों पे होता है। एक होता है ग्रामीण स्तर पे। क्या होता है? ग्रामीण स्तर पे। ग्रामीण स्तर पे क्या होता है? मुखिया नहीं होता है। फिर होता है ब्लॉक स्तर पे, समझ गए? पंचायत समिति। क्या होता है? समिति। और फिर जिला स्तर पे होता है जिला समिति, वही ना, जिला पार्षद होता है। क्या होता है? जिला पार्षद। तो 3 स्तरीय व्यवस्था था, तो किनके द्वारा सुझाया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा, B.R. मेहता के द्वारा। तो कभी कभी देखिएगा कि B.R. मेहता लिखता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पढ़ के गया रहता है बलवंत राय मेहता। तो उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है B.R. मेहता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सी अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 40 में किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय समिति का अध्यक्ष पूछ देगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो है गृह मंत्रालय से संबंधित है। किससे? गृह मंत्रालय से। इनको जो है प्रांतीय समिति बनाया गया था। कौन सी? प्रांतीय समिति। चलिए, विधि और लॉ से कौन संबंधित है? बी आर अंबेडकर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा ये फ्रांस का देन है। किसका देन है? फ्रांस का। वर्ल्ड में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। और अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? पूरा ब्लैक आ रहा है, सही वीडियो नहीं आ रहा है, काला हो जा रहा है। पंखा जो पड़ रहा है ना, क्या हो गया? तो लॉक मोड हटा दीजिए, लॉक मोड हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, लॉक को हटा दीजिए। हाँ, बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए, रन दीजिए, ज्यादा रन दीजिए, छोड़ दीजिए और कम कीजिए, थोड़ा और कम कीजिए ना। अरे वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना, हमारा फोटो दिख रहा है, लिखा भी दिखना चाहिए। चलिए और कम कीजिए थोड़ा सा ब्राइटनेस। हाँ, रन दीजिए, पूरा काला काला आ जा रहा है, सही से नहीं हो रहा है, मोबाइल है ना, छोड़ दीजिए, रन दीजिए। चलिए, अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया? तो किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। तो ये रहा आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग इनको दोबारा रिवाइज कर करके पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम के लिए ये उपयोगी साबित होगा। और आप लोग अंत में आप लोग से यही हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल शेखर जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका लिंक है @शेखर SHEKHARGS एकेडमी ACADEMY। धन्यवाद।